हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम हिस्ट्री का लेसन 1 क्लास 9 का पढ़ने वाले हैं और ये है आपका लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। इसमें है इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये 14 जुलाई 1789 की बात हो रही है। ये इवेंट की घटना की बताया जा रहा है और इसे जो है आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। मतलब 1789 का जो घटना थी, जो इवेंट थी, उसे फ्रांस के रेवोल्यूशन का आउटब्रेक यानी कि वो शुरुआती दौर बताया जाता है कि इसी समय के बाद जो है, इसी घटना के बाद फ्रांस में रेवोल्यूशन आया है। अब ये रेवोल्यूशन क्या था, इसको हम सबसे पहले समझ, ये जो स्टोरी, जो इवेंट है, उसको हम सबसे पहले समझेंगे। जैसे ये स्टोरी कैसे है कि जैसे आप जब ये लेसन पढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये काफ़ी जम्बल्ड है, एक सीरीज में नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में एक स्टोरी हम समझेंगे। जो स्टोरी कैसी है, जैसे कि आप जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आप शुरुआत में एक आदमी आता है जो फ्लैशबैक में कहानी बताता है, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू चलती है कहानी। तो वैसे ही ये लेसन है हमारा। स्टार्टिंग में हम एक फ्लैशबैक की कहानी सुनेंगे और ये कहानी जो है आगे चल के इंटर रिलेटेड रहेगी सारे मैटर्स के साथ और आपको फिर धीरे धीरे सारी कहानियाँ जो है वो समझ में आने लगेंगी। तो शुरुआत कैसी है कि 14 जुलाई 1789 का दिन था। इस समय क्या था कि पूरे फ्रांस में जो है एक र्यूमर फैला हुआ था कि राजा ने जो है अपनी सेना की टुकड़ियों को भेज दिया है लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए। अब ये र्यूमर तो फैल चुका था चारों तरफ लोगों के बीच में और लोगों में दहशत, आक्रोश फैल, दहशत भी, एक तरफ दहशत थी तो दूसरी तरफ आक्रोश भी था कि हमारी बिना, मतलब राजा हमारे पर बिना गलती के हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए इसलिए भेज रहे हैं। तो अब लोग जो है राजा से बदला लेना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, वे सभी लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। सभी लोग काफी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने क्या की, ये सलाह हुई कि भाई अगर हमें राजा के ऊपर आक्रमण करना है तो हम ऐसे नहीं हटते तो आक्रमण कर नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ हथियारों की हमें जरूरत होगी। अब इन हथियारों को पाने के लिए इन्होंने क्या किया, बेस्टाइल के फोर्ट पर आक्रमण कर दिया। अब ये बेस्टाइल का फोर्ट क्या है, बेस्टाइल का फोर्ट जो है वो राजा का किला था और ये राजा के अभिमान, राजा के सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी था। साथ ही साथ यहाँ पे एक जेल भी था। तो इन्होंने क्या किया कि राजा के उस गुस्से को जो है वेस्टाइल के किले को उतारने के लिए एक तो उनका ये उद्देश्य रहा, दूसरा वो हथियार की तलाश में कि हम वहां अगर हमला करेंगे तो वहां हमें हथियार जरूर मिलेंगे। इसके चक्कर में उन्होंने वेस्टाइल के फोर्ट पर जो है हमला कर दिया। वहां पे पूरे वेस्टाइल के फोर्ट को विध्वंस कर दिया उन्होंने। साथ ही साथ जो वहां के कमांडर थे उसे मार दिया गया। उस वेस्टाइल के किले में जो है, जेल में कुछ लोग जो है कैद में थे, 7 लोग, उन लोगों को जो है रिहा कराया गया। और उसके बाद उस किले के जो टुकड़े हुए थे विध्वंस के बाद, जो है उन टुकड़ों को उन्होंने क्या किया, बाजार में ले जाके उन्होंने बेच दिया। क्यों बेच रहे थे, वो बेच इसलिए रहे थे क्योंकि भाई राजा का आक्रोश उन्होंने निकाला था, इसलिए उसे वो बेच भी रहे थे तोड़ के। और दूसरी ओर लोग उसे खरीद भी इसलिए रहे थे ताकि वो उसे एक सिंबल के रूप में रखना चाहते थे कि किस प्रकार से हमने राजा से अपनी दुश्मनी निकाली है और उसे अपने पास संभाल के रखेंगे। तो इस उद्देश्य से बेचने और खरीदने का काम हो रहा था। अब राजा ये सारी घटनाएं घटित हुई। अब इसके बाद जो है, ये जो घटना घटी है वो क्यों घटी, मतलब लोगों ने आक्रमण क्यों किया, क्या लोगों में रूमर क्यों फैला हुआ था और इस आक्रमण के बाद आगे क्या हुआ, इन सारी बातों को जो है हम आगे स्टोरीज में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जब आगे आगे कहानियां आएंगी तो वो आपस में मिलकर ये स्टोरी को आगे बढ़ाएंगी। तो इस स्टोरी को यहीं छोड़ के हम लेसन की ओर चलते हैं। तो लेसन का हमारा पहला टॉपिक क्या है, देखिए कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। मतलब 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो सोसाइटी थी वो जो है कैसी थी। तो इसमें देखिए सबसे पहले बताया गया कि ये 1774 की बात की गई है। ठीक है, ये जो हमारी घटना है वो 1789 में हुई है, लेकिन 1774 की भी हम बात करेंगे कि 1774 में बॉर्बन फैमिली का एक व्यक्ति था जिसका नाम था लुइस 16। उस समय वो फ्रांस का राजा चुना गया। ठीक है, क्या हुआ था 1774 में बॉर्बन फैमिली का लुइस 16 नाम का व्यक्ति जो है वो वहां का फ्रांस का राजा चुना गया। जब वो राजा चुना गया तो उसकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। उसके बाद जो है उसकी शादी हो गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस यानी ऑस्ट्रिया की। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग देश हैं आपके। तो ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी जिसका नाम था मारिया एंटोनेट, मारिया एंटोनेट के साथ इनका विवाह हो गया।
और इनकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। उसके बाद विवाह होने के बाद जब ये राजा बन चुके थे तो इन्होंने अब राज्य बनने के बाद जो है सबसे पहले कहाँ ध्यान गया इनका, राजकोष की तरफ। और वो राजकोष क्या था, इन्होंने क्या पाया, एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राजा बने तो उन्होंने देखा कि उनका जो राजकोष था वो पूरी तरह से खाली था। अब ये राजकोष खाली क्यों था, इसे भी हम आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे राजकोष के खाली होने कारण होने से पहले उसका जो कारण था उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी किस प्रकार की थी और वो कितने भागों में डिवाइडेड थी। चलिए देखते हैं आगे हम। तो फ्यूडल सोसाइटी कैसी थी, चलिए देखते हैं उस समय की सोसाइटी। तो इसमें क्या बताया गया कि फ्यूडल सोसाइटी ओल्ड रेजिम बिफोर 1789। देखिए फ्रांस की सोसाइटी उस समय कैसी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी उस समय। और इसे जो है ओल्ड रेजिम भी कहा गया है। क्यों, मतलब 1789 के बाद जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया तो उस रेवोल्यूशन के बाद जो नया रेजिम आया है गवर्नमेंट का उसे न्यू रेजिम कहा गया। और इसीलिए 1789 से पहले की जो रेजिम था उसे ओल्ड रेजिम कहा गया है। और वो कैसा था, उसे उस समय का रेजिम, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, वो थी फ्यूडल सोसाइटी। अब फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है, फ्यूडल सोसाइटी अगर हम जाने तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें राजा रानी का प्रशासन होता है, शासन होता है। और वो अपने अंडर में जो है जो उनके नीचे जितने भी लोअर कास्ट के लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं उन सभी को अपने अंडर में काम करवाते हैं, जबरदस्ती भी, उनकी मर्जी हो या ना हो, उनके अंदर में उनको काम भी करना है। साथ ही साथ उनके ऊपर टैक्सेस भी विभिन्न प्रकार के लगे होते हैं और वो टैक्स उन्हें देना पड़ता है। तो ये जो इस प्रकार की सोसाइटी होती है वो फ्यूडल सोसाइटी कहलाती है। मतलब शासन हमेशा राजाओं के हाथों में रहेगा और लोअर क्राइटेरिया जो है, लोअर कास्ट जो है वो हमेशा काम भी करेंगे, साथ ही साथ टैक्स भी पे करेंगे। तो ऐसी सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी होती है। तो उस समय फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी। और फ्रांस की जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी उस समय। पहला जो है फर्स्ट स्टेट, जो है स्टेट यानी कि ग्रुप, जो फर्स्ट स्टेट है, जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्लर्जी वर्ग का था, जिसमें क्लर्जी वर्ग के लोग आते थे। अब ये क्लर्जी वर्ग के लोग कौन होते हैं, क्लर्जी वर्ग के लोग यानी कि आपके जो चर्च के ओनर्स होते हैं, जो चर्च के ओनर्स हैं, जो पादरी हैं, जो चर्च के लोग हैं, वो क्लर्जी वर्ग में आते हैं, जो कि फर्स्ट आपके स्टेट के हैं। सेकेंड स्टेट यानी कि सेकेंड ग्रुप में जो है आते हैं नोबेलिटी के लोग। नोबेलिटी में कौन है, नोबेलिटी में आपका राजा रानी, उसके रिश्तेदार, उसके मतलब जितने भी रिलेटिव हैं उनके फैमिली के, वो सब आते हैं आपके नोबेलिटी में। थर्ड स्टेट में आते हैं आपके पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर्स एंड लोअर कैटेगरी के जितने भी लोग बचते हैं आपके, वो सभी आते हैं आपका थर्ड ग्रुप में, थर्ड स्टेट में। अब इसमें क्या बताया गया कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग होते हैं, फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट के ये जो लोग हैं, इनके साथ कुछ वरीयताएं होती हैं, इनके कुछ प्रॉफिट्स भी होते हैं। प्रॉफिट्स क्या होती हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं इनको कुछ प्रिविलेज मिल जाते हैं बाय बर्थ ही। मतलब ये कहने का कि अगर आपका जन्म ही फर्स्ट या सेकंड स्टेट में से किसी भी ग्रुप पे हो गया है तो आप तो भाई जन्म से ही आपको आपकी ऐश, आपको जो है किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं पे करना है, आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, आप अपनी मर्जी से लोगों को अपने अंडर में काम करा सकते हैं, आप सर्वे सर्वा हैं। इस टाइप के प्रिविलेजेस लोगों को जन्म से ही मिल जाती हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लोगों को। लेकिन जो थर्ड स्टेट के ग्रुप के लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है, इनको कोई मतलब इनका कोई बेनिफिट नहीं है। इनका यह है कि अगर भाई आपने थर्ड स्टेट में जन्म ले लिया तो समझ लो आपको बस जिंदगी भर भुगतना ही है। कैसे भुगतना है, मतलब एक तो ये लोग, इनको टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स जो है यही ग्रुप पे करती है, मतलब थर्ड ग्रुप को केवल टैक्स पे करना है। साथ ही साथ जो थर्ड ग्रुप के लोग हैं वो रेंडर टू सर्विस भी है, मतलब जो नोबेलिटी है, जो क्लर्जी वर्ग के लोग हैं, इनके अंडर में इनका काम भी है, घरों में काम करें, इनके खेतों में काम करें, प्लस टैक्स भी पे करें। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो थर्ड ग्रुप के साथ होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ ग्रुप की बात, मतलब कि स्टेट आपके सोसाइटी किस प्रकार से डिवाइडेड है। और आगे अगर देखते हैं क्या बताया गया, देखिए कि इन दैट टाइम देयर वाज मेनली 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। यहाँ जो टैक्स की बात हो रही है कि पे करना पड़ता है, वो टैक्स की अगर बात की जाए तो उस समय जो है मेनली 2 प्रकार के टैक्सेस होते थे। एक होता था डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता था इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि नाम से है कि जो डायरेक्टली लगाया गया वो डायरेक्ट है, जो इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं लोग वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मेन टैक्स जो बताए गए हैं वो क्या है आपके, पहला है टिप्स। टिप्स जो टैक्स होता है वो लिव्ड बाय द चर्च है, मतलब चर्च के द्वारा
आपके क्लर्जी वर्ग के द्वारा ये लोग चर्च के द्वारा जो है ये टिथ जो है टैक्स लगाया गया है। और ये किस प्रकार से होता है, इसमें इसका मतलब है कि 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मतलब लोगों को अपने पूरा ईयरली जो प्रोडक्शन है उसका 1/10 पार्ट जो है एज ए टैक्स के रूप में चर्च को देना होता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, मान लीजिए आप फार्मर हैं और आपके ऊपर जो है ये टैक्स लगा हुआ है और आपने जो है पूरा ईयरली आपने 100 कुंटल का वीट जो है प्रोड्यूस किया। अब आपको जो है टिथ रूपी टैक्स के रूप में आपको 1/10 पार्ट यानी कि लगभग कितना 100 कुंटल आपने किया है उसका 1/10 पार्ट यानी 10 कुंटल जो है आपको जो है वीट वो एज ए टैक्स के रूप में चर्च को देना होगा। तो ये इस प्रकार का ये आपका टैक्स है जिसे टैक्स कहा जाता है। सेकेंड टैक्स जो है वो है टेल कहलाता है। टेल जो है वो टैक्स पेड बाय डायरेक्टली टू द स्टेट। ये स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है यानी जो राजा है वो डायरेक्टली ये टैक्स जो है लोगों के ऊपर लगाते हैं और अपने मतलब इसका टैक्स जो है वो हमेशा बदलता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता। और इसी को डायरेक्टली राजा जो है लोगों के ऊपर लगाता है, थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर, और वो लोग उसे पे करते हैं। ये तो डायरेक्ट टैक्स हुआ। और जो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट जो है विभिन्न प्रकार के सामानों पर टैक्स लेती है। जैसे कि आप लोग प्रेजेंट टाइम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, आप लोग मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे वॉशिंग पाउडर हो गया या कोई फूड मटेरियल हो गया या आप कॉस्मेटिक का सामान खरीद रहे हैं, तो आप देखते होंगे उसमें हमेशा पीछे मार्क लिखा होता है इंक्लूडिंग द टैक्स। उसमें लिखा होता है रिटेल प्राइस में इंक्लूडिंग टैक्स लिखा होता है, मतलब सरकार जो है उसका एक इनडायरेक्ट टैक्स ले रही है जो हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट हम सरकार को नहीं दे रहे हैं लेकिन उस रिटेल प्राइस में ही हम उसे पे कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे भी सामानों में सरकार जो है वो टैक्स लेती थी। तो इस प्रकार से ये टैक्स हुआ। मान लीजिए हमने क्या देखा, सोसाइटी हमने देख ली, उसका डिवीजन देख लिया, साथ ही साथ जो है उसमें टैक्सेस किस प्रकार देख रहे थे। अब हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। जो हमने कहानी स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि भाई किस प्रकार से जो है जब राजा का लुई 16 जो है राजा बना, उसने देखा कि उसकी ट्रेजरी जो है वो खाली पड़ गई है। तो अब जो है हम देखते हैं कि ट्रेजरी खाली होने का कारण क्या है। अब रीजंस ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी हम देखते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया है, जैसे मैंने बताया कि राजा का जो है ट्रेजरी खाली हो चुकी है। पहला कारण इसमें देखिए क्या बताया गया कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। अब राजा जो है जो फ्रांस था, फ्रांस की हमेशा लड़ाई किसी न किसी पुराने देशों से जो है बहुत लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही थी। अब लड़ाई जो है वो किससे चल रही थी, जैसे देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ आपका फ्रांस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका है ब्रिटेन। तो फ्रांस की हमेशा जो है ब्रिटेन से जो है वो लड़ाई होती रहती थी, ठीक है, वो हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब ये जो युद्ध हो रहे थे ये युद्ध ऐसे ही फोकट में तो होंगे नहीं, खाली हाथ से हथियार वगैरह लगेंगे, आर्मी को लगेगी, अब भाई भूखे पेट तो आदमी लड़ाई करेगी नहीं। तो इनमें जो एक्सपेंसेस होते थे उसकी वजह से लगातार जो है फ्रांस की ट्रेजरी जो है वो खाली हो रही थी, ठीक है। तो ट्रेजरी खाली होने का पहला कारण क्या था कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर जो है आपका है, मतलब लंबे समय से लड़ाइयाँ हो रही है जिसकी वजह से सारा रिजर्व जो है वो खाली होने लगा। सेकेंड वन क्या किया कि मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वर्जन कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स में एक बहुत ही भव्य राजमहल था राजा का, ठीक है, भव्य राजमहल था। अब ये जो भव्य राजमहल था उसको बनाने में जितना खर्चा लगा नहीं होगा उससे ज्यादा जो है उसकी भव्यता को बरकरार करने में लग गया। मतलब कहने का, अब भाई राजा का महल एक बार बन गया तो वो खराब भी तो होगा, तो उसे खराब होने से बचाने के लिए उसके मेंटेनेंस में उसे हर साल जो है उसे मेंटेन किया जाता था। इस मेंटेनेंस में जो है काफी पैसा लगता था। तो दूसरा कारण क्या था ट्रेजरी के खाली होने का कि मेंटेनेंस ऑफ दैट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। थर्ड कारण क्या बताया कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका जो है वो लगातार अपने इंडिपेंडेंस के लिए वॉर कर रहा था। किससे कर रहा था, ब्रिटेन के साथ। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ ब्रिटेन, तो यहाँ पे था आपका मान लीजिए यूएसए था, ठीक है, यूएसए जो है वो यहाँ पे था। अब क्या था कि यूएसए जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है। अब ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कराना चाहता था ब्रिटेन से, यूएसए। तो और यहाँ पे ब्रिटेन यूएसए का दुश्मन, ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन। तो क्या हुआ कि यहाँ दो दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया, ये दोनों दोस्त बन गए, फ्रांस और यूएसए जो है वो दोस्त बन गए। और इन्होंने दोस्ती कैसे निभाई, यूएसए को जो है ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में जो है साथ दिया। कैसे साथ दिया कि इसमें जो वॉर हो रहा था अमेरिका का,
उस अमेरिका को वॉर के लिए जो है उसने जो है लगभग कितना 2 बिलियन लिवर्स जो है वो हेल्प किया, मतलब पैसे दिए। लिवर्स क्या वहाँ की करेंसी है, तो 2 बिलियन लिवर्स जो है उसने जो है अमेरिका को वॉर की में हेल्प करने के लिए जो है पैसे दे दिए। अब जिसके चलते क्या हुआ, फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवर्स का कर्जा हो गया। अब ये 2 बिलियन लिवर जो कर्जा हुआ उसका क्या है चौथा कारण कि हाई इंटरेस्ट ऑफ द लोन। अब जो कर्जा हुआ उसका उसे इंटरेस्ट भी देना है और वो इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा था, तो मतलब यहाँ कर्जे की वजह से जो है एम्प्टी खाली हो रही है आपकी ट्रेजरी। थर्ड वन जो है आपका नेक्स्ट वन कहता है कि उस लोन को भरने में जो इंटरेस्ट लग रहा था उसकी वजह से आपकी ट्रेजरी खाली हो रही थी। पांचवा क्या बताता है कि भाई इन सारी चीजों के अलावा फ्रांस के कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस भी थे। रेगुलर एक्सपेंस ऑन आर्मी थी, भाई उसकी अपनी आर्मी भी मेंटेन करेगी तभी तो खुद की भी रक्षा करेगी। उसके बाद जो है उसके कोर्ट है, कोर्ट का मेंटेनेंस वगैरह है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी उसे पेमेंट करना है, यूनिवर्सिटीज है उसकी व्यवस्था को देखना है। तो ये सारे जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे ये भी एक कारण थे उसकी ट्रेजरी के खाली होने के। तो ये तो 5 कारण बताए गए कि आपके ट्रेजरी खाली होने के क्या कारण थे। जैसे आपको मेनली क्वेश्चंस भी बनते हैं कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ फॉर द एम्प्टी ऑफ ट्रेजरी ऑफ ड्यूरिंग लुई 16 पीरियड टाइम ऑफ पीरियड। ऐसे टाइम में आप ये क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। आपको 1 नंबर में, 3 नंबर, 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं। अब ये तो हो गया ट्रेजरी खाली होने का कारण। अब ट्रेजरी को फिल करने के लिए बस एक ही जरिया था राजा के पास, वो था क्या, टैक्स को कलेक्ट करना। और टैक्स कौन दे रहा था, केवल थर्ड ग्रुप के लोग, थर्ड स्टेट के लोग दे रहे हैं। यहाँ कलेक्शन ज्यादा चाहिए लेकिन हो टैक्स जो है लोग जो दे रहे हैं उसमें कलेक्शन हो रहा था बहुत ही कम। अब टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह से ट्रेजरी खाली जो थी वो भर रही नहीं थी। तो राजा के पास क्या लास्ट ऑप्शन हुआ कि भाई अब राजा को जो है क्या करना था, राजा को करना होगा क्या, टैक्स को बढ़ाना होगा। अब राजा ने डिसाइड किया कि अब मैं टैक्स को लोगों के ऊपर बढ़ाऊंगा। अब राजा को टैक्स को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स भी फॉलो करने होंगे। अब ये क्या प्रोसीजर्स थे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हमारा जो अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास के बारे में। उसके बाद जो है हम पहुंचेंगे इस टॉपिक पे कि राजा किस प्रकार से आपका जो है ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास में ही हम पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से राजा ने टैक्स को बढ़ाने के लिए कौन सी व्यवस्था देखी और किस प्रकार से वो टैक्स को आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ा पाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही। अब मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको जल्द से जल्द जो है हमारा लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलता रहेगा। धन्यवाद।